नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोग देखेंगे और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि आज मैं बात करूँगा मैराथन इंजरी के बारे में। मैं बहुत लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, कुल मिला के 250-260 लोगों को मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुका हूँ मैराथन से रिलेटेड। इनमें से बहुत लोग फ्रेशर लेवल के हैं और बहुत एक्सपीरियंस लेवल के भी हैं। और मैं खुद भी 8-9 साल से दौड़ रहा हूँ, तो मुझे कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं एक इंजरी ज़रूर आया है। तो मैं जितने भी मेरा जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो इंजरी से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आज आपको बात करूंगा। पहले आप ये जरा मैसेजेस देख लीजिए जो मेरे स्टूडेंट्स के हैं, जो मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं। हेलो सर, नी इंजरी है, रनिंग नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा लिगामेंट स्ट्रेस आ गया था वाइल रनिंग टीएमएम, सो द डॉक्टर आस्क्ड टू रेस्ट, बट मेरा लास्ट 2 वीक्स लेग पेन है। सर, नी पेन स्टिल हैम्परिंग माई रन, एक बार रन करने के बाद 2-3 वीक नहीं कर पाता हूँ। यस सर, शिन में पेन है, प्रॉपर शू नहीं है करके नी में पेन होता है, नी में गैप है सर, ऑस्टियोरोथिसिस के बिगिनिंग सिम्टम्स है। सर, अभी मैं 8-9 किलोमीटर डेली वॉकिंग जॉग कर रहा हूँ, बट जब भी रनिंग करता हूँ तो एंकल में पेन होने रहता है। सर, 1 महीने से रनिंग कर रहा हूँ पर रनिंग नी में इंजरी होता है। गुड आफ्टरनून सर। सर, मुझे नी में हल्का पेन रहता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? इस तरीके से आप ये मैसेजेस सब देख सकते हैं। सर, मेरा नी में पेन हो रहा है, 200 मीटर की स्प्रिंट नहीं कर पाया। तो इस तरीके से आप ये मैसेजेस देख सकते हैं। और बहुत सारे जो मेरे जो ट्रेनिंग जिनको देता हूँ रनर्स, इन सभी का ये मैसेज आता है कि इनको नी में इंजरी होता है। कुछ लोग मेरे से रनिंग करने से पहले इनका इंजरी रहता है, कुछ लोग रनिंग जो ट्रेनिंग देता हूँ उसके दौरान इंजरी होता है, और बहुत लोगों का मैंने देखा है कि जो इवेंट के बाद इंजरी रहता है। अभी यही कोई 6-7 दिन पहले मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, क्योंकि टाटा मुंबई मैराथन अभी फिनिश हुआ है, और जो मैक्सिमम जो क्वेरी इन कॉल्स में होते हैं वो ये है कि हमें इंजरी अभी हुआ है टाटा मुंबई मैराथन के बाद, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सा इसका गाइडेंस दें। तो ये जितने भी इंजरी केसेस हैं, ये सारे आपके सामने मैंने रखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंजरी के मेन रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये जो इंजरी हैं इनको आप कैसे प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंट मतलब आप कैसे इंजरी को दूर रख सकें, और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि आप इंजरी को कैसे ठीक करें। देखिए दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना साल रनिंग किया है तो मुझे कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस है। 1.5 साल पहले मुझे एक नी में इंजरी हुआ था, और तब ये कम से कम मेरा ये 2-3 वीक रहा। मैं जब फिजियोथेरापी डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरा नी का एक्सरे कराया। एक्सरे करने में कुछ भी नहीं निकला। फिर उन्होंने मुझे कुछ मल्टीविटामिन्स और कुछ पेन किलर दिए, और डॉक्टर का ये एडवाइस था कि आपको 2-3 वीक का रेस्ट लेना है। ये जो कॉमन जो रेस्पॉन्स है डॉक्टर्स का, ये बहुत ही कॉमन है ऑलमोस्ट हर एक नी में। इनका सबसे पहला रेस्पॉन्स रहेगा कि आप रनिंग बंद करें, रनिंग कम करें, ये पेन मेडिसिन या एक्सरे करें, और इसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो आज का इस वीडियो में मैं एटलीस्ट आपको रनिंग से रिलेटेड जितने भी ये इंजरी हैं इनका जो रीजंस बताऊंगा। आप कोशिश करें इनको फॉलो करने के लिए। अगर आपका इंजरी तब भी ठीक ना हो तो आप एक कोई डॉक्टर या फिजियोथेरापिस्ट के साथ कंसल्ट करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला मेन रीज़न इंजरी का है दोस्तों, वो है, बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो टू सुन टू मच का उन लोग फॉलो कर रहे हैं ये प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? टू मच टू सुन मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा का रनिंग करना। इनको अभी रनिंग स्टार्ट किए यही कोई 3 महीने 4 महीने हुए हैं, लेकिन ये अभी हाफ मैराथन फुल मैराथन करने की सोच रहे हैं। एक इवेंट ख़त्म नहीं होता, दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाता है, और उसके लिए वो फिर दोबारा से प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें होता ये है कि आपके बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है, आपके लेग मसल्स जो हैं वो रिकवर नहीं होते, और अनरिकवर्ड मसल्स या बॉडी में पेन होने के बहुत ज़्यादा संभावना होता है। तो ये जितने भी मैं आपको कॉजेस और रीजंस बताऊंगा, ये सब मेरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स से
समझा हूँ वही आपको बताऊंगा। इसमें कोई बुक का नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो मैं उनसे समझा हूँ वही मैं आपको पास कर। तो सबसे पहला रीज़न है टू मच टू सुन। दूसरा जो रीज़न है वो है प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन ना करना। देखिए, रनिंग जब आप करते हैं, रनिंग एक गाड़ी की तरह है। आप देखे होंगे जब भी डीजल का कोई भी गाड़ी चलता है तो उससे पहले हम कम से कम उसको 15-20 मिनट स्टार्ट करके रखते हैं। जब सर्दी का दिन है तो उसको कुछ ज़्यादा टाइम हम देते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसका जो फ्यूल है वो इंजन में पहुँचे और आपका गाड़ी बिल्कुल सही तरीके से चले। सेम चीज़ हमारा बॉडी भी है। बॉडी जब हम स्टार्ट करते हैं रनिंग करने से पहले, उससे पहले कम से कम हमें 15 से 20 मिनट वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग करना है और फिर जाके हमें रनिंग करना है। आप कभी भी बेड से उठ के तुरंत रनिंग ना करें। आप कुछ समय रिलैक्स करें, स्ट्रेचिंग करें, वार्म अप करें और फिर जाके आप अपना रनिंग स्टार्ट करें। सेम चीज़ रनिंग होने के बाद आप अपना कूल डाउन कम से कम 10 से 15 मिनट करें और वो भी घास में करें। मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये सजेशन देता हूँ कि आप घास पे वॉकिंग करें बेयरफुट, बिना जूता। जूता आप खोल लें और फिर आप घास पे वॉक करें। अगर घास नहीं है तो ईंट पत्थर जो भी है उसके ऊपर आप वॉक करें। ये देखें कि आपको इंजरी ना हो। उससे आपके जो लेग्स के जो जितने भी जो वेन्स हैं, जितने भी जो आपका जो लेग है वो अर्थ के कांटेक्ट में आता है तो आपको वो रिकवर बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो इसलिए आप कूल डाउन और वार्म अप बहुत अच्छी तरीके से करें। तीसरा जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि बहुत लोग अपना बॉडी को स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं करते। इनका मेन ईगो रहता है कि हम बस रनिंग करेंगे, रनिंग उठे, रनिंग करने गए, घर आए और फिर अपना दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। इनमें कहीं भी मुझे स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं दिखता। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक बिगिनर लेवल हैं तो आपका जो पैर है, बॉडी है, ये एक बच्चे की बॉडी की तरह है। अभी ये डेवलप नहीं है। अगर इसमें आप अभी लॉन्ग रन्स करेंगे, स्प्रिंटिंग करेंगे, फास्ट रन करेंगे तो उसमें इंजरी होने के बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए आप रनिंग भले ही कम करें लेकिन इसमें स्ट्रेंथ वर्कआउट ज़रूर करें। अब स्ट्रेंथ वर्कआउट में ये सजेशन दूंगा कि आप इसमें स्क्वाट्स और लंजेस अभी ऐड ना करें अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं। अगर आप करते भी हैं तो आप कोई सपोर्ट लेके ये दोनों वर्कआउट्स करें। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा है कि उनके नी में ये पेन आते हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप स्क्वाट और लंजेस कोई सपोर्ट के थ्रू ही करें। चौथा चीज़ जो हो गया, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी रनर्स हैं ये बहुत ही कम पैसे के जूते, जिसमें कि ना तो स्टेबिलिटी होता है ना तो कुशनिंग होता है, ये पहन के दौड़ते हैं। 700, 800, 500 रुपए के जूते लेके हाफ मैराथन, मैराथन का डिस्टेंस दौड़ते हैं। इसका मेन रीज़न ये है दोस्तों कि ये जो जूता है ये मैराथन, हाफ मैराथन, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए नहीं बना। ये आपका 400 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर के लिए ठीक है, या आप वॉकिंग करना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप मैराथन दौड़ना चाहते हैं, 21 किलोमीटर दौड़ना चाहते हैं, अल्ट्रा दौड़ना चाहते हैं, 10 किलोमीटर फास्ट रन करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा जूता लेना पड़ेगा। मेरे केस में मैं सॉकनी यूज़ करता हूँ, किनवारा 14, किनवारा 15। मैं ब्रुक्स का भी यूज़ करता हूँ। मैं रेस के लिए नाइकी और एडिडास का शूज़ यूज़ करता हूँ। अभी मैं जो कार्बन प्लेट शूज़ है वो सिर्फ मैं रेस के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि मैं ये कार्बन प्लेट शूज़ का यूसेज मिनिमम करूँ, इसको कम करूँ और नॉर्मल जो शूज़ है इसी में मैं अपना दौड़ पूरा करूँ। पांचवा जो रीज़न है वो है कि बहुत सारे रनर्स बहुत जल्दी जल्दी इवेंट्स करते हैं। इनका टीएमएम जैसे फिनिश हुआ है, इसके एक हफ्ते बाद ये और कुछ हाफ मैराथन करते हैं। आपको पता ही होगा कि इंडिया में रनिंग सीजन साल भर रहता है। हर हफ्ते कम से कम 3 से 4 इवेंट्स होते रहते हैं। तो इस वजह से जो लोग हैं, इन लोग जोश में आके रजिस्टर तो कर लेते हैं लेकिन इनका बॉडी रिकवर नहीं होता और जिस वजह से इनको इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप दोस्तों ये प्रयत्न करें कि आप एक ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग आपका बहुत अच्छा करें, इवेंट्स आप कम करें। क्योंकि इवेंट्स और ट्रेनिंग में सबसे बड़ा जो डिफरेंस ये है कि इवेंट्स जो है वो आपका एक फाइनल एग्ज़ाम होता है और जो ट्रेनिंग होता है ये आपका बोर्ड के पहले जो आप प्रिपरेशन करते हैं वो उसका टाइम होता है।
तो आप ट्रेनिंग अगर बहुत अच्छा करें, उसमें आप इंजॉय फील करें, तो उससे अच्छा बेहतरीन और कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कोशिश करें हर 2 महीने में 1 इवेंट करें। आप अगर हो सके तो वो चाहे हाफ मैराथन हो, चाहे फुल मैराथन हो, उसको आप कम से कम करें। ट्रेनिंग बहुत अच्छा करें और देखें कि आपका बॉडी रिकवर बहुत अच्छा होगा। और लास्ट का जो रीज़न है, ये मैं समझता हूँ कि रनिंग फॉर्म। बहुत लोगों का रनिंग फॉर्म सही नहीं रहता। मैं देखता हूँ कि इनका शोल्डर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, नीचे देखते रहते हैं, पैरों का मूवमेंट सही नहीं रहता। जो स्ट्राइड का जो लेंथ है, स्ट्राइड लेंथ मतलब 2 पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके लिए कि इनका जो ओवर स्ट्राइकिंग होता है और इस वजह से इनको एक फ्रिक्शन मिलता है दौड़ते समय, और इस वजह से इनका जो इम्पैक्ट डायरेक्ट नी या एंकल में आता है। तो आप कोशिश करें आपका जो स्ट्राइड लेंथ है वो मिनिमम करें, उसको कम करें, उसको घटाएं और देखें कि आपका रनिंग बहुत ही स्मूथ जाएगा। साथ ही साथ जब भी आप रनिंग कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपना जो डिस्टेंस है उसको ज़्यादा ऊपर नीचे मत रखें। जैसे अगर आप इस हफ्ते 10 किलोमीटर कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते आप फुल मैराथन मत कीजिए, उसके अगले हफ्ते आप हाफ मैराथन ना करें। आप हर इवेंट के बीच में स्पेस दें, टाइम दें अपने बॉडी को रिकवर होने के लिए, और फिर जाके आप अपना दूसरा इवेंट चूज़ करें। इसका मैं ये सजेशन दूंगा कि दोस्तों, आप कभी भी मैराथन का रजिस्ट्रेशन पहले ज़्यादा ना करें। आपको पहले करें या लास्ट में करें, 200-300 रुपए का ही डिफरेंस होता है। तो आप बैक टू बैक इवेंट्स कभी भी रजिस्टर ना करें, कुछ गैप दें, कम से कम महीना 2 महीने का, और फिर जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो इस हिसाब से आपका बॉडी रिकवर्ड होगा, उसको टाइम मिलेगा भरपाई करने का, और आपका रनिंग आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो ये जितने भी कॉजेज़ मैंने बताया दोस्तों, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस कर रखा है, और उसी के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी मैं ये जानता हूँ, जान पा रहा हूँ, और इस हिसाब से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कि ये जो रनिंग की जो इंजरीज़ हैं, आप इनका ट्रीटमेंट कैसे करें और आप रिकवरी कैसे करें। तो सबसे पहला है कि दोस्तों, जब भी आपका रन फिनिश हो, तो आप कूल डाउन करें घास पे खाली पैर, और रनिंग से पहले आप वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें। अगर हो सके तो कम से कम 20 से 25 मिनट, 15 मिनट आप वार्म अप कूल डाउन में टाइम बिताएं, क्योंकि जो वार्म अप होता है वो आपका शरीर को रेडी करता है रनिंग करने के लिए, और जो कूल डाउन होता है वो आपका शरीर को रिकवर करता है रनिंग करने से। आप पूरा दिन खाना खाएं, रेस्ट लें, वो अलग बात है, लेकिन आपका जो वार्म अप और कूल डाउन ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये आपको करना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अपना बॉडी के ऊपर आप ज़्यादा लोड ना दें। आप बैक टू बैक फुल मैराथन ना करें। जनरली आप बहुत एथलीट्स को देखते होंगे कि वो फुल मैराथन, हाफ मैराथन बैक टू बैक करते हैं, लेकिन उनका शरीर जो है, आपको समझना पड़ेगा कि हर एक का शरीर अलग है, और उनका शरीर उस हिसाब से ऑलरेडी बन चुका है कि वो दिन में या हफ्ते में ट्रेनिंग कम करते हैं, बट उनका मेन फोकस रहता है जो एग्जीक्यूशन में या तो रेस में। तो इस हिसाब से इनका सिर्फ 2 ही स्ट्रेटेजी होता है, एक है रिकवर, रेस्ट, और दूसरा है रेसिंग। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि आप थोड़ा-सा पैसे अपने जूते पे खर्च करें। एक ट्रेनिंग प्लान बहुत अच्छा फ़ॉलो करें। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप अगर मेरे से ट्रेनिंग नहीं भी लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान में फ़ॉलो करें ट्रेनिंग। एक अच्छा शूज़ रखें अपने लिए, जिससे कि आपकी इंजरी कम होगा। ये अगर आप शूज़ में अगर इन्वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर कंसल्टिंग फ़ीस होगा, एक्स-रे वगैरह के चार्जेस होंगे, ऊपर से मेडिसिन खाना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको रनिंग स्टॉप भी करना पड़ेगा कुछ दिन। तो इससे अच्छा है कि आप ये सारे पैसे अपने शूज़ के ऊपर खर्च करें, एक अच्छा शू पहनें, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना अच्छा शू होना चाहिए। कोई भी आप शू खरीदें और देखें कि आपका इंजरी बहुत ही सही जाएगा। तीसरा जो है वो है आइस मसाज। आप कोशिश करें दोस्तों कि बर्फ़ जो है वो अपने पैरों पे लगाएं, वोलिनी लगाएं, और देखें कि आपका पैर रिलैक्स हो सके तो फोम रोलिंग करें। अगर फोम रोलिंग से भी अगर आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा मसाज करें, ऑयल मसाज करें। आप कोशिश करें कि दिन में एक बार एटलीस्ट ऑयल लगा के मसाज करें बॉडी में, ताकि आपका बॉडी के जो वेन्स हैं ये सारे बहुत ही रिलैक्स फील करें।
छठा जो रीज़न है दोस्तों वो है कि क्रॉस ट्रेनिंग। आप कभी भी रनिंग थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द मंथ ना करें। मैं पहले बहुत साइकिलिंग किया करता था, लेकिन अब मैं साइकिलिंग थोड़ा कम किया हूँ, क्योंकि ट्रैफिक इतने ज़्यादा होते हैं, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा डर लगता है। तो लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास साइकिल है या तो स्विमिंग पूल है, तो सिर्फ आप रनिंग ना करें, आप साइकिलिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग आप दोनों ऐड करें अपने वर्कआउट में, क्योंकि ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं ये आपके अलग अलग मसल्स ग्रुप को ट्रेन करते हैं और ये आपको इंजरी होने से बचाते हैं। तो इसलिए अगर आपको रिकवर करना है तो आप साइकिलिंग भी करें और स्विमिंग भी करें। छठा जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि आप कभी भी हार्ड सरफेस में फास्ट रन ना करें। देखिए, मैं जो भी ट्रेनिंग प्लान देता हूँ उसमें स्लो रन्स भी होते हैं जो कि आप रोड पे कर सकते हैं, उसमें फास्ट रन्स भी होते हैं, इंटरवल रन्स, टेम्पो रन्स, फाटलेग रन्स, और ये जितने भी रन्स हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है पैरों से ज़मीन के ऊपर। तो जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा वो बैक रिएक्शन होता है। तो अगर आप रोड पे दौड़ेंगे तो उसका पूरा रिएक्शन आपका नी एंकल पे आएगा और आपको पेन होने के चांसेस है। तो इस वजह से आप अपना जो फास्ट रन्स हैं वो कोशिश करें कोई ग्राउंड पे या स्टेडियम का ट्रैक में करने के लिए। लास्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपने ये सब ट्राई कर लिया और फिर भी अगर सही नहीं हो रहा, तो आप एक फिजियो को दिखाएं, एक डॉक्टर को दिखाएं। आप दिखाएं कि वहाँ पर इन लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपके ये इंजरी को सही करेंगे। इनमें मैं आपको 2-3 चीज़ बहुत ही फंडामेंटल बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपका कोई बोन में पेन है या तो कोई हड्डी में पेन है, जैसे एंकल हो गया, नी हो गया, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि ये जो हड्डी में जो दर्द है, इसको ठीक होने में थोड़ा-सा टाइम लेता है। लेकिन अगर आपका मसल्स में पेन है, जिसको हम कि सोरनेस बोलते हैं, तो वो आपका 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने को मिला होगा इंजरी के बारे में। फ़िलहाल मैं अभी टाटा अल्ट्रा का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। टीसीएस बेंगलुरु 10K का इवेंट का रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी को चालू होगा। इसका जो इवेंट है 27 अप्रैल को। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि दोस्तों, कि अगर आपको टीसीएस 10K दौड़ना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा फास्ट रन करना पड़ेगा। उसमें एंड्योरेंस तो चाहिए, लेकिन एंड्योरेंस से ज़्यादा आपको फास्ट रन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आपको फास्ट रन करना है तो आपके मसल्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए, और अगर मसल्स अच्छे आपको चाहिए तो आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अभी से मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ कि आप अभी 1-2 हफ्ता अपना शरीर को बनाएं, स्ट्रेंथ वर्कआउट करें, क्रॉस ट्रेनिंग करें, और जितने भी आपका बॉडी का जो फॉर्म है वो सब करेक्शन करें। हम 2 हफ्ते में स्टार्ट करेंगे अपना टीसीएस 10K का ट्रेनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग टीसीएस 10K करना चाहते हैं, आपको पता ही होगा कि टीसीएस 10K प्रोकेम का एक सीरीज़ है। जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप मेरे से जुड़े, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस दूंगा। पिछला 3 साल से मैं टीसीएस 10K बेंगलुरु कर रहा हूँ। 2022, 23 और 24 मेरा जो टाइम था वो 38 मिनट 50 सेकंड से लेके अभी मैं 37 मिनट्स 30 सेकंड्स ला चुका हूँ। मेरा बहुत ही कोशिश रहेगा कि इस बार मैं उससे भी अच्छा प्रदर्शन दूँ और अच्छा नाम करूँ। मैं अपना एज ग्रुप में हमेशा जो टॉप 5 में ही रहा हूँ, और ओवरऑल में मैं हमेशा 70 पोजीशन के अंदर ही रहा हूँ। तो इस हिसाब से मुझे पता है कि ये एंटायर रूट कैसा है, इसमें क्या स्ट्रेटजी है, रेसिंग स्ट्रेटजी कैसा है, क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरा मुझे आइडिया है। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, इसका एक मिनिमम शुल्क है, वो आप मुझे पे करें। मैं आपको 3 महीने का बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दूंगा, और आपको मैं ये इंश्योर करूंगा कि आपका टीसीएस 10K बहुत ही अच्छी तरीके से जाए। नमस्कार।